नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी में एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण एक बहुत ही क्रूशल अहम विषय है। ये तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल। पर क्या कभी ये सोचा है कि भारत के पर्यावरण का अपना इतिहास यानी एनवायरमेंटल हिस्ट्री, इसे कैसे लिखा गया है? मतलब किन स्रोतों से, किन नजरियों से? हाँ, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। यूनिट 3 सोर्सेज ऑफ स्टडी, अध्ययन के स्रोत। अच्छा। देखिए, ये सिर्फ फैक्ट्स यानी तथ्यों की एक लिस्ट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये समझने की कोशिश है कि इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने भारत के पर्यावरण और समाज के बीच के रिश्ते को, सोसाइटी नेचर इंटरेक्शन को कैसे देखा, कैसे समझा और कैसे लिखा है। एग्जैक्टली तो अगले मान लीजिए 40 से 60 मिनट्स में हम इसी यूनिट के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से। हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं। विल एक्सप्लोर द आर्ग्यूमेंट्स, द डिबेट्स एंड द की थिंकर्स। मतलब मुख्य तर्क क्या हैं, बहसें क्या हुई हैं, कौन प्रमुख विचारक रहे हैं। और ये जानकारी यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण, इनवैल्यूएबल साबित हो सकती है। सो तैयार हो जाइए एक गहन पड़ताल के लिए। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 3.0, इंट्रोडक्शन, परिचय से। तो सबसे पहला सवाल, एनवायरमेंटल हिस्ट्री, ये पर्यावरणीय इतिहास आखिर है क्या? बेसिकली मूल रूप से देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये समाज और प्रकृति के बीच के इंटरैक्शन, उनके संपर्क, उनके रिश्तों की खोज है। समय के साथ ये रिश्ते कैसे बदलते रहे हैं, इसका अध्ययन है। अच्छा। शुरुआत में अगर हम देखें तो इतिहास लेखन में, हिस्ट्री राइटिंग में पर्यावरण को कोई खास जगह नहीं मिली थी। ज्यादातर इतिहास राजाओं, युद्धों, साम्राज्यों के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ वो तो है, एनवायरनमेंट तो जैसे बैकग्राउंड में था बस। बिल्कुल। लेकिन फिर यूरोप में साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुई, फिर एनलाइटनमेंट का दौर आया, तो एक शिफ्ट आया, एक बदलाव। कैसा बदलाव? इवोल्यूशन की जो कहानी कही जाने लगी, उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय कारक शामिल होने लगे। ये समझ बढ़ी कि पर्यावरण सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, वो इतिहास को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाता है। और फिर आई एनल स्कूल फ्रांस में, उनका तो बहुत बड़ा योगदान माना जाता है ना? बहुत बड़ा। उन्होंने इतिहास को सिर्फ घटनाओं तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने भूगोल, जलवायु, पर्यावरण की परिस्थितियों के व्यापक संदर्भ, वाइडर कॉन्टेक्स्ट में इतिहास की एक सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन, एक व्यवस्थित जांच शुरू की। अच्छा। और उधर अमेरिका में 20वीं सदी में प्रदूषण के खिलाफ जो आंदोलन चले, उनसे भी एनवायरमेंटल हिस्ट्री को काफी बढ़ावा मिला, लोगों में जागरूकता बढ़ी। तो ये एक वैश्विक परिघटना थी एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जैसा ब्रायन फाई कहते हैं, एक डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की एक अलग पहचानी जाने वाली शाखा के तौर पर एनवायरमेंटल हिस्ट्री पिछले रफली 25 यानी 25 सालों में ही ठीक से उभरी है। मतलब अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है ये। और भारत के संदर्भ में? भारत के संदर्भ में भी ये विकास हुआ है। इस सत्र में हमारा फोकस, हमारा केंद्र भारत के पर्यावरणीय इतिहास, एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर जो मेजर लिटरेचर, प्रमुख साहित्य लिखा गया है, उसका एक ब्रॉड सर्वे, एक व्यापक सर्वेक्षण करना है। ठीक है। एक बात समझनी जरूरी है कि कोई एक किताब सब कुछ नहीं बता सकते। ये एक कॉम्प्लेक्स विषय है, कई परतें हैं इसमें। इसीलिए अंत में हम कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स, सुझाई गई पाठ्य सामग्री की भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो ये तो हुई भूमिका। अब सेक्शन 3.1 सर्वे ऑफ लिटरेचर, साहित्य का सर्वेक्षण पर आते हैं। यहाँ असल मुद्दे शुरू होंगे। हाँ। और सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है परिभाषा की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेफिनेशन। मतलब एनवायरमेंटल हिस्ट्री को परिभाषित करना ही मुश्किल है। आसान नहीं है। जॉन एम मैकेंजी, ये एक प्रमुख नाम है। वो बताते हैं कि इसमें अलग अलग पोजीशन हो सकती हैं। एक हार्ड पोजीशन हो सकती है जो मानती है कि पर्यावरणीय इतिहास के लिए क्वांटिफाइबल चेंज यानी मात्रात्मक परिवर्तन दिखाना जरूरी है। डेटा होना चाहिए। हाँ। अच्छा, जैसे वनों का क्षेत्रफल कितना घटा या नदी का प्रवाह कितना बदला, इस तरह का डेटा। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक सॉफ्ट अप्रोच भी हो सकती है जहां शायद पुख्ता डेटा ना हो, पर दूसरे स्रोतों से बदलाव का अनुमान लगाया जा सकता है। और मैकेंजी ये भी कहते हैं कि सिर्फ बदलाव ही नहीं, बल्कि इंटरैक्शंस फ्रोजन इन टाइम, यानी किसी खास समय पर समाज और प्रकृति के बीच जो स्थिर सा दिखने वाला रिश्ता है, वो भी पर्यावरणीय इतिहास का हिस्सा है। मतलब इसका स्कोप, इसका दायरा काफी वाइड, काफी विस्तृत है। बहुत विस्तृत। अब अगर हम भारत पर लिखे गए शुरुआती साहित्य को देखें तो ज्यादातर लेखन कॉलोनियल पीरियड
औपनिवेशिक काल में हुए इकोलॉजिकल चेंजेस, पारिस्थितिक परिवर्तनों पर केंद्रित रहा है। ऐसा क्यों? कॉलोनियल पीरियड पर ही इतना फोकस क्यों? इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और कॉलोनियलिज्म ने भारत की पारंपरिक जीवन शैली, ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग में बहुत बड़ी डिसरप्शंस, बहुत बड़ी बाधाएं पैदा की। हाँ, ये तो है। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन, शोषण शुरू हुआ। रेलवे के लिए लकड़ी चाहिए, जहाजों के लिए लकड़ी चाहिए, राजस्व बढ़ाना है। और इसका असर फ्लोरा एंड फौना पे भी पड़ा होगा। जाहिर है, जंगलों की कटाई, वन्य जीवों का शिकार, खेती का विस्तार, इन सब ने पर्यावरण को बदला। तो ये शुरुआती इतिहासकारों के लिए मुख्य चिंताएं थीं, मेन कंसर्न्स थे। और इसमें क्या किसी खास स्कूल ऑफ थॉट का प्रभाव था? हाँ, इसमें रिविजनिस्ट, संशोधनवादी और सबॉल्टर्न स्कूल्स, उपाश्रित अध्ययन का भी प्रभाव रहा। उन्होंने इतिहास को सिर्फ ऊपर से, शासकों की नज़र से देखने के बजाय मार्जिनल ग्रुप्स, हाशिया पर मौजूद समूहों जैसे आदिवासी, किसान, चरवाहा, उनके नज़रिए से देखने पर जोर दिया। उनके जीवन पर पर्यावरणीय बदलावों का क्या असर पड़ा, यह महत्वपूर्ण हो गया। इंटरेस्टिंग। तो अब आते हैं सेक्शन 3.1.1 मेथोडोलॉजीज पर, कार्य प्रणालियां पर। इतिहासकारों ने ये सब समझने के लिए क्या तरीके अपनाए? देखिए, सबसे ज्यादा काम जो हुआ है वो फॉरेस्ट्री पर हुआ है, मतलब जंगलों पर। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई और उससे जुड़े मुद्दे जैसे क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु परिवर्तन, ये सब हॉट टॉपिक्स, चर्चित विषय रहे हैं। जंगलों पर इतना जोर क्यों? शायद इसलिए कि औपनिवेशिक काल में जंगलों पर राज्य का नियंत्रण बहुत तेजी से बढ़ा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना, कानून बने। हाँ, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वगैरह। बिल्कुल। और इससे ट्राइबल्स के जो पारंपरिक अधिकार थे, ट्रेडिशनल राइट्स, जंगलों पर उनकी जो निर्भरता थी, उस पर सीधा असर पड़ा। राज्य के साथ उनका संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट तेज हो गया, चाहे वो प्री कॉलोनियल राज्य हो या कॉलोनियल स्टेट। अच्छा। एक महत्वपूर्ण किताब है नेचर एंड द ओरिएंट, नेचर एंड द ओरिएंट। इसके एडिटर्स खुद मानते हैं कि उन्होंने जानबूझकर फॉरेस्ट सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि शायद वहां बदलाव सबसे ज्यादा स्पष्ट दिख रहे थे और स्रोत भी उपलब्ध थे। और फिर आता है वो लैंडमार्क वर्क, मील का पत्थर जिसे कह सकते हैं, रामचंद्र गुहा और माधव गाडगिल की किताब। नाम दोबारा लेते हैं, रामचंद्र गुहा और माधव गाडगिल। हाँ, दिस फिशर्ड लैंड, EI 1992 में। इसने भारतीय पर्यावरणीय इतिहास की दिशा पर बहुत गहरा असर डाला। क्या कहा था उन्होंने मुख्य रूप से? उनका मूल तर्क ये था कि प्री कॉलोनियल इंडिया, पूर्व औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों के आने से पहले प्रकृति के साथ एक तरह का हार्मनी था। समाज ने ऐसे तरीके विकसित किए थे जैसे कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था के तहत संसाधनों का बंटवारा, जिससे एक तरह का इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, पारिस्थितिकी संतुलन बना हुआ था। कास्ट सिस्टम ने संतुलन बनाया था, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं लगता? बिल्कुल, ये उनका तर्क था और इसकी आलोचना भी हुई है। लेकिन उनका कहना था कि अलग अलग जातियों के काम बटे होने से संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता था, और उन्होंने ब्रिटिश शासन को इस संतुलन में डिसरप्शन का मुख्य कारण बताया। उनकी नीतियां, उनका लालच, उनकी तकनीक। गुहा का एक कथन भी है शायद कस्टमरी यूज पर। हाँ, गुहा ने जोर दिया कि कैसे अंग्रेजों ने कस्टमरी यूज यानी पारंपरिक इस्तेमाल के अधिकारों को खत्म करके राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इससे स्थानीय समुदायों और पर्यावरण दोनों को नुकसान हुआ। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा रोमांटिसाइज्ड, थोड़ा आदर्शवादी था कि अंग्रेजों से पहले सब कुछ हरा भरा और संतुलित था? हाँ, बात की कई इतिहासकारों ने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये शायद प्री कॉलोनियल दौर की जटिलताओं को नजरअंदाज करता है, लेकिन इस किताब का महत्व निर्विवाद है। इसने बहस को आगे बढ़ाया। अच्छा, तो गुहा और गाडगिल के बाद क्या हुआ? लेखन में क्या बदलाव आए? धीरे धीरे फोकस जो है वो सिर्फ बड़ी घटनाओं, इवेंट से हटकर प्रोसेसेस यानी प्रक्रियाओं पर जाने लगा। सिर्फ ये नहीं कि जंगल कटा, बल्कि ये कि कैसे कटा, क्यों कटा, और उसका लोगों की लाइवलीहुड पैटर्न्स, उनकी आजीविका के तरीकों पर क्या असर हुआ। वो तरीके कैसे बचे रहे या कैसे बदल गए। ये ज्यादा न्यूआंस्ड अप्रोच लगती है। हाँ, एक और चीज देखने में आई। अर्ली राइटर्स, शुरुआती लेखक अक्सर कॉन्जर्वेशन यानी संरक्षण पर बहुत केंद्रित थे, और वो इतिहास में पॉपुलर प्रोटेस्ट्स, लोकप्रिय विरोध के सबूत ढूंढते थे, जैसे चिपको आंदोलन की जड़ें ढूंढना। कुछ वैसा ही। और कभी-कभी इस कोशिश में वो कॉन्ट्ररी एविडेंस यानी जो सबूत उनकी कहानी में फिट नहीं बैठते थे, उन्हें अनदेखा कर देते थे। अच्छा, एक तरह का कंफर्मेशन बायस कह सकते हैं। साथ ही एक थीमैटिक फोकस भी था, मतलब कुछ विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, कुछ पर कम। जैसे फॉरेस्ट, वन पर एग्रीकल्चर, कृषि से ज्यादा काम हुआ। आदिवासी पर, अर्बन ड्वेलर्स, शहरी निवासियों की तुलना में ज्यादा ध्यान दिया गया। इरिगेशन, सिंचाई पर, वाटर राइट्स, जल अधिकारों के जटिल मुद्दों से ज्यादा लिखा गया।
तो ये एक तरह की सीमाएं थी शुरुआती लेखन की। हाँ, लेकिन एक्सेप्शंस, अपवाद भी हमेशा होते हैं। जैसे सुमित गुहा, नाम दोबारा लें, सुमित गुहा। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। क्या अलग था उनके काम में? उन्होंने प्री ब्रिटिश, पूर्व ब्रिटिश और ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश काल के बीच जो एक खाई सी बना दी गई थी, उसे पाटने की कोशिश की। उन्होंने खास तौर पर मराठा रीजन, मराठा क्षेत्र का अध्ययन किया। मराठा क्षेत्र का? हाँ, और उन्होंने ये जो एक विभाजन था, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर, वन कृषि का, या एथनिसिटी, नरजातीयता के आधार पर समाज को देखने का, उसको चुनौती दी। उन्होंने बताया कि ट्राइबल पॉलिटीज यानी आदिवासी राज्य व्यवस्थाएं किसी आइसोलेशन, किसी अलगाव में विकसित नहीं हुई। उनका मैदानी इलाकों के राज्यों से लगातार संपर्क था। उनकी किताब है एनवायरनमेंट एंड एथनिसिटी, जो आई 1999 में। और क्या फाइंडिंग्स थी उनकी? सुमित गुहा ने दिखाया कि पश्चिमी पठार, वेस्टर्न प्लाटो का एक बड़ा हिस्सा मराठों के समय में भी ट्रीलेस यानी वृक्षहीन था। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने ही सारे पेड़ काट दिए। तो पेड़ क्यों नहीं थे वहां? उन्होंने बताया कि आग और पशुपालन, फायर एंड कैटल ग्रेजिंग की वजह से वो इलाका सीजनल ग्रासलैंड, मौसमी घास का मैदान बन गया था। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। उन्होंने सबूत क्या इस्तेमाल किए? उन्होंने आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक और एंथ्रोपोलॉजिकल, मानसशास्त्रीय सबूतों का इस्तेमाल किया। सिर्फ लिखित रिकॉर्ड पर निर्भर नहीं रहे। और उन्होंने प्रोसेसेस, प्रक्रियाओं पर जोर दिया, ना कि सिर्फ घटनाओं पर। ये वाकई अलग अप्रोच है। हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि शासक वर्ग, रूलर्स, चाहे वो मराठे हों या उससे पहले के, वो जंगल को अक्सर एक खतरे की तरह देखते थे। उसमें डाकू, रॉबर्स छिप सकते थे, विद्रोही, रेबल्स पनाह ले सकते थे, बाघ, टाइगर्स का डर था। हाँ, डर तो लगता होगा। तो जंगल सफाई मतलब, जंगल क्लियरेंस का मतलब था ज्यादा जमीन खेती के लिए, ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा राजस्व। तो राज्य खुद भी जंगल साफ करने को बढ़ावा देता था। ये तो गुहा और गार्डिल के तर्क से काफी अलग तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। इसी तरह सिमिलरली नंदिनी सिन्हा, नाम दोबारा, नंदिनी सिन्हा, उन्होंने मेवाड़ क्षेत्र पर काम किया। उनकी किताब स्टेट फॉर्मेशंस इन राजस्थान 2002 में आई। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने भी यही दिखाया कि जो जंगली इलाके थे वो भी बड़े साम्राज्यों का हिस्सा थे। वहां आर्थिक गतिविधियां काफी विविध, डाइवर्स थीं। ऐसा नहीं था कि कोई सीधी रेखा वाली स्टेजेस, अवस्थाएं थीं कि पहले शिकार, फिर खेती, फिर राज्य। असलियत ज्यादा मिली-जुली थी। तो मतलब प्री कॉलोनियल दौर भी उतना सरल या सामंजस्यपूर्ण नहीं था जैसा शायद पहले माना गया था। सही कहा, उसमें भी अपने संघर्ष थे, बदलाव थे, राज्य का हस्तक्षेप था। अब आते हैं औपनिवेशिक काल पर और विस्तार से। सेक्शन 3.12 कॉलोनियल पीरियड, औपनिवेशिक काल। हाँ, इस पर तो काफी लिखा गया है जैसा आपने बताया। बिल्कुल, लेकिन यहां भी नजरिया बदला है। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी यानी औपनिवेशिक इतिहास लेखन की एक आलोचना ये है कि वो एक एवोल्यूशनरी टाइम स्केल, एक विकासवादी समय पैमाना देखती थी। मतलब कैसे? मतलब वो समाज को ऐसे देखती थी कि वो प्रिमिटिव, आदिम अवस्था से स्टेट, राज्य की अवस्था की तरफ बढ़ रहा है, और जो आदिवासी या वनवासी समुदाय थे उन्हें वो पीछे, पिछड़ा हुआ मानती थी। रणजीत गुहा, जो सबॉल्टन स्टडीज के प्रमुख विचारक हैं, उन्होंने इसे स्टेटिज्म यानी हर चीज को राज्य के नजरिए से देखना। अच्छा, तो इस नजरिए को किसने चुनौती दी? यहाँ अजय स्कारिया का काम बहुत महत्वपूर्ण है। रिपीट, अजय स्कारिया। उनकी किताब है हाइब्रिड हिस्ट्रीज, 1998 में आई। उन्होंने डांग क्षेत्र पर काम किया। उन्होंने क्या तर्क दिए? स्कारिया ने ये जो वाइल्ड बनाम सिविलाइज्ड की धारणा थी, उस पर गहरा सवाल उठाया। उन्होंने दिखाया कि कैसे औपनिवेशिक राज्य ने ट्राइबल्स को आदिम के खांचे में फिट किया ताकि उन पर नियंत्रण करना आसान हो। और क्या उन्होंने सिर्फ आलोचना की? नहीं, उन्होंने स्टेट ट्राइबल इंटरडिपेंडेंस यानी राज्य और आदिवासियों के बीच की अन्योन्याश्रयता, एक दूसरे पर निर्भरता को भी एक्सप्लोर किया, खोजा। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश नीति हमेशा यूनिफॉर्म, एक समान नहीं थी। उसमें भी डाइवर्जेंस, मतभेद थे, अलग अलग राय थी। ये दिलचस्प है कि ब्रिटिश नीति में भी मतभेद थे। हाँ, और इसी बात को के शिवरामकृष्णन, उनकी किताब है मॉडर्न फॉरेस्ट। उन्होंने किस पर फोकस किया? उन्होंने फॉरेस्ट पॉलिसी डिबेट्स यानी वन नीति पर जो बहसें हुई उन पर ध्यान केंद्रित किया। खासतौर पर प्राइवेट फॉरेस्ट बिल, निजी वन विधेयक, जो 1865 से 1878, 1865 से 1878 के बीच चर्चा में रहा। इसमें क्या मुद्दे थे? अरे, इसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज, विरोधाभासी मुद्दे उलझे हुए थे।
प्रॉपर्टी राइट्स, संपत्ति अधिकार किसके होंगे, राज्य के या जमींदारों के? स्टेट कंट्रोल, राज्य नियंत्रण कितना हो? रेलवेज के लिए लकड़ी की बढ़ती मांग कैसे पूरी हो? कंजर्वेशन जरूरी है या रेवेन्यू, राजस्व? रैयत क्लेम्स का क्या होगा? जमींदार के तर्क कितने सही हैं? बाप रे, ये तो बहुत जटिल मामला था। स्टेट को कितना संतुलन बनाना पड़ा होगा। बिल्कुल। शिवराम कृष्णन दिखाते हैं कि ये नीतियां कितनी कंटेस्टेड थीं, कितनी बहसें थीं इनके पीछे। ये कोई सीधी सादी ऊपर से थोपी गई चीज नहीं थी। और कौन है इस क्षेत्र में? रवि राजन। रिपीट, रवि राजन। उन्होंने भी यही दिखाया कि कॉलोनियल पर्सपेक्टिव मोनोलिथिक यानी अखंड नहीं था, उसमें भी अलग अलग धाराएं थीं। उन्होंने किस चीज का अध्ययन किया? उन्होंने एम्पायर फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस की बहसों का विश्लेषण किया जो 1920 से 1950 के बीच हुई। खास तौर पर दो मुद्दों पर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम खेती और सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम खेती को कैसे देखा गया? उसे ज्यादातर नेगेटिव रूप से देखा गया। अंग्रेज मानते थे कि इससे जंगल बर्बाद होते हैं, ये टैक्स एवेजन, कर चोरी का तरीका है, टिम्बर ट्रेड, लकड़ी व्यापार पर असर पड़ता है, और ये लोगों की नोमैडिक हैबिट्स, खानाबदोश आदतों को बढ़ावा देती है जिन्हें वो नियंत्रित करना चाहते थे। और सॉइल इरोशन, मृदा अपरदन? उसे कमर्शियल फॉरेस्ट्री, वाणिज्यिक वानिकी यानी पेड़ लगाकर बेचने वाली वानिकी, और कृषि विस्तार, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन से जोड़ा गया। राजन ये भी सवाल उठाते हैं कि साइंटिफिक इंटरवेंशन, वैज्ञानिक हस्तक्षेप जैसे कि मिट्टी बचाने के तरीके, क्या वाकई वैल्यू न्यूट्रल होते हैं या उनके पीछे भी कुछ हित जुड़े होते हैं? ये सोचने वाली बात है। विज्ञान भी हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। हाँ, फिर अजीत मेनन का काम है कॉली हिल्स पर। उन्होंने दिखाया कि स्थानीय समुदाय, लोकल कम्युनिटीज भूमि को ओनरशिप, स्वामित्व के नजरिए से नहीं देखते, बल्कि यूज के संदर्भ में देखते हैं, और वो राज्य की पहलों, स्टेट्स इनिशिएटिव्स को निष्क्रिय रूप से स्वीकार नहीं करते, बल्कि उन्हें प्रभावित भी करते हैं। ये बॉटम अप पर्सपेक्टिव हुआ। बिल्कुल, लेकिन रुकिए, एक काउंटर आर्गुमेंट, एक प्रतितर्क भी है। अच्छा, वो क्या है? डेविड हार्डिमन, उनका तर्क थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि असली ग्रीन्स, असली पर्यावरणविद तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, औपनिवेशिक अधिकारी थे, खासकर जो स्कॉटिश मेडिकोज, स्कॉटलैंड के डॉक्टर थे। क्या औपनिवेशिक अधिकारी पर्यावरणविद थे? ये कैसे? हार्डिमन का कहना है कि इन डॉक्टरों ने सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई और डेसिकेशन यानी जमीन का सूखना के बीच का संबंध समझा। उन्होंने देखा कि जंगल कटने से बारिश कम हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, तो उन्होंने स्टेट लेड कॉन्जर्वेशन यानी राज्य के नेतृत्व में संरक्षण पर जोर दिया। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या थी? सिर्फ पर्यावरण बचाना? हार्डिमन मानते हैं कि हाँ, उनकी चिंता वास्तविक थी। बेशक इसे मॉडर्न नॉलेज, आधुनिक ज्ञान के नाम पर वैध किया गया, और जैसा कि रवि राजन बताते हैं, इसके पीछे इकोनॉमिक कंसिडरेशंस भी थे, जैसे लकड़ी का टिकाऊ स्रोत बनाए रखना। अर्चना प्रसाद इसे एक तरह के रोमांटिसिज्म से भी जोड़ती हैं कि वो एक आदर्श जंगल बनाना चाहते थे। तो ये भी एक अलग ही पहलू है। कॉलोनियलिज्म सिर्फ शोषण नहीं था, उसमें संरक्षण की भी धारा थी, भले ही उसके कारण मिले जुले हों। हाँ, फिर वसंत साबरवाल का काम आता है। रिपीट, वसंत साबरवाल। उन्होंने इकोसिस्टम फंक्शनिंग, पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज की जटिलताओं पर ध्यान दिया, और ये कि साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान जैसे जैसे विकसित हुआ, वैसे वैसे कॉन्जर्वेशन कंसर्न्स, संरक्षण संबंधी चिंताएं भी कैसे बदली। उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे स्टेट, राज्य ने साइंटिफिक डिस्कोर्स, वैज्ञानिक विमर्श का इस्तेमाल अपने दावों को मजबूत करने के लिए किया। ब्यूरोक्रेसी और साइंस एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, मतलब विज्ञान और सत्ता का गठजोड़ एक तरह से। हाँ, अब थोड़ा हटके बात करते हैं ह्यूमन एनिमल एनकाउंटर्स की। ये भी पर्यावरणीय इतिहास का एक दिलचस्प क्षेत्र है। हाँ, ये तो हमेशा से रहा है। इस पर दिव्य भानु सिंह की एक बहुत चर्चित किताब है, द एंड ऑफ क्रेल। ये भारत में चीता के एक्सटिंक्शन की कहानी कहती है। ओह, चीता कैसे विलुप्त हुआ भारत से? क्या शिकार की वजह से? दिव्य भानु सिंह का तर्क है कि ये सिर्फ सीधे शिकार का मामला नहीं था। हाँ, शिकार हुआ, लेकिन चीता का विलुप्त होना एक बड़े ऐतिहासिक प्रक्रिया का साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव था, जैसे घास के मैदानों का कम होना, उनके शिकार का कम होना, राज्य की नीतियां। ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। और कौन है इस क्षेत्र में? महेश रंगाराजन। रिपीट, महेश रंगाराजन। उन्होंने दिखाया कि कैसे औपनिवेशिक काल में कुछ खास डेंजरस बीस्ट्स, खतरनाक जानवरों जैसे बाघ, तेंदुए, भेड़िए, इनको निशाना बनाया गया, इन्हें मारने पर इनाम रखे गए। ऐसा क्यों? सिर्फ डर की वजह से? डर भी था, लेकिन एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, कृषि विस्तार भी एक बड़ा कारण था।
जैसे जैसे खेती बढ़ी, जानवरों की जगह छीनी और इंसानों के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। नई टेक्नोलॉजी जैसे बेहतर बंदूकें, इसने भी शिकार को आसान बनाया। और क्या इसका कोई पॉलिटिकल यूज, राजनीतिक उपयोग भी था? हाँ, रंगराजन बताते हैं कि हथियार रखने का अधिकार और शिकार करने का अधिकार ये सत्ता और हैसियत का प्रतीक भी था, अंग्रेजों और भारतीय राजाओं दोनों के लिए। ये तो बहुत सारे आयाम हैं औपनिवेशिक काल के पर्यावरणीय इतिहास के। बिल्कुल। और हमें रीजनल हिस्ट्रीज, क्षेत्रीय इतिहास को भी नहीं भूलना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अलग कहानियां हैं। जैसे राजस्थान पर कई अध्ययन हुए हैं। गोल्डन गुज्जर, जोधा, कवूरी, रोसिन जैसे विद्वानों ने वहां के पैस्चर्स, चारागाह, वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, सामान्य संपत्ति संसाधन, इन सब पर काम किया है। हाँ, राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र में तो ये मुद्दे और भी अहम हो जाते हैं। निश्चित रूप से। और बाद के दौर में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वन संरक्षण बनाम कल्टीवेशन एक्सटेंशन, खेती विस्तार के जो संघर्ष थे, उन पर भी काफी लिखा गया है, जैसा हमने राजन और शिवराम कृष्णन के संदर्भ में देखा। और क्या ब्रिटिश फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ब्रिटिश वन प्रबंधन की आलोचनाएं भी हुई हैं? बहुत हुई हैं। जैसे मोनोकल्चर, एकल कृषि को बढ़ावा देना, यानी सिर्फ एक या दो तरह के पेड़ जैसे सागवान, साल लगाना, जिनसे राजस्व मिले, इससे जैव विविधता खत्म हुई। और ये कि नीतियां अक्सर दूर बैठे एलीट के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थीं, और उनका सोशल इम्पैक्ट, सामाजिक प्रभाव स्थानीय लोगों पर क्या असर होगा, इसकी अक्सर अनदेखी की जाती थी। हाँ, वो टॉप डाउन अप्रोच वाली बात। बिल्कुल। और परफेरल ट्राइब्स, परिधीय जनजातियों पर इसका क्या असर पड़ा, उनका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कैसा था, और एक ब्रिटिश नजरिया क्या था लैंडस्केप को देखने का, और एक भारतीय नजरिया क्या था, इन अंतरों पर भी काम हुआ है। ये तो हुई औपनिवेशिक काल की बात। अब आते हैं सेक्शन 3.13 प्री कॉलोनियल पीरियड पर। इस पर कितना काम हुआ है? कॉलोनियल पीरियड की तुलना में थोड़ा कम, लेकिन महत्वपूर्ण काम हुआ है। यहाँ फोकस अक्सर मार्जिनल ग्रुप्स पर रहा है, जैसे पैस्टोरल, चरवाहे, ट्राइबल, आदिवासी, हंटर, शिकारी। फ्रांसिस जिमरमैन, उनका काम बहुत अनूठा है। कैसे? उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट्स, प्राचीन ग्रंथों जैसे आयुर्वेद के ग्रंथों का इस्तेमाल किया भारत की प्राचीन पारिस्थितिकी, एंशिएंट इकोलॉजी को समझने के लिए। उन्होंने जंगल शब्द के अर्थ पर सवाल उठाया कि क्या इसका मतलब हमेशा फॉरेस्ट होता है। उन्होंने दिखाया कि प्राचीन ग्रंथों में जानवरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन था। जंगला, शुष्क भूमि के जानवर, वर्सेस अनूपा, नम भूमि के जानवर, जिससे उस समय के पर्यावरण का अंदाजा लगता है। उनकी किताब है द जंगल एंड द अरोमा ऑफ मीट्स। द जंगल एंड द एरोमा ऑफ मीट्स, प्राचीन ग्रंथों से पर्यावरण का इतिहास। ये तो बहुत दिलचस्प है ना। फिर हैं आलोका पराशर सेन। आलोका पराशर सेन। रिपीट। आलोका पराशर सेन। उन्होंने मौर्यन पीरियड पर काम किया है। मौर्य काल और पर्यावरण। हाँ, उन्होंने अध्ययन किया कि मौर्य राज्य वनवासियों, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को कैसे देखता था और उन्हें अपने अधीन करने के क्या प्रयास करता था। उन्होंने दिखाया कि ज्योग्राफी, भूगोल और ट्राइब्स, जनजातियों ने साम्राज्य की सीमाएं तय करने में कैसे भूमिका निभाई। ये दिखाता है कि राज्य और पर्यावरण का रिश्ता कितना पुराना है। बिल्कुल। अन्य अध्ययनों में एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी योगदान दिया है। उन्होंने सोशल फॉर्मेशंस, सामाजिक संरचनाएं कैसे विकसित हुईं, इसमें पर्यावरण की क्या भूमिका थी, इस पर काम किया है। जैसे रे, मूर्ति, भट्टाचार्य। हाइड्रोलिक मैनेजमेंट, जल प्रबंधन पर भी कुछ काम हुआ है, जैसे रणवीर चक्रवर्ती का। लेकिन क्या प्री कॉलोनियल वाटर सिस्टम्स, पूर्व औपनिवेशिक जल प्रणालियों पर पर्याप्त काम हुआ है? शायद नहीं, खासकर उत्तर भारत में। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत पर फिर भी कुछ काम है, जैसे लुडेन और बर्टनस्टाइन का। कम्युनिटी रोल, सामुदायिक भूमिका क्या थी जल प्रबंधन में, जैसा हार्डीमैन ने दिखाया। फाइनेंस कहाँ से आता था, जैसा व्हाइटकॉम्ब ने दिखाया। पॉलिटिक्स का क्या दखल था, जैसा मौसे ने दिखाया। इन पर भी कुछ काम हुआ है, लेकिन और गुंजाइश है। और मिडिएवल इंडिया के बारे में क्या? सल्तनत काल, मुगल काल। मिडिवल इंडिया में पर्यावरण पर फोकस और भी कम रहा है। कुछ फ्रिंज स्टडीज हैं, मतलब जो सीधे तौर पर पर्यावरण पर नहीं हैं, पर उसे छूते हैं, जैसे इरफान हबीब, बर्टनस्टेन, हरबंस मुखिया का काम। शिरीन मूसवी और मोहम्मद अफजल खान का काम शायद थोड़ा करीब आता है। तो मध्यकाल एक तरह से खाली जगह है अभी भी। काफी हद तक, हाँ। लेकिन यहाँ अनाल स्कूल का प्रभाव महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय काफी हद तक हरबंस मुखिया को जाता है।
और इस स्कूल से प्रभावित होकर किसी ने काम किया? हाँ, चेतन सिंह। रिपीट, चेतन सिंह। चेतन सिंह। उन्होंने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण और समाज के संबंधों पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उनकी किताब है नेचुरल प्रेमिसेस। मयंक कुमार ने मेडिवल राजस्थान पर काम किया है। उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने इस धारणा पर सवाल उठाया कि पारंपरिक समाज हमेशा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते थे, मतलब हमेशा वाइज यूज करते थे। उन्होंने दिखाया कि मध्यकाल में भी संसाधनों पर दबाव था और हमेशा संतुलन नहीं बना रहता था। तो ये नोबल सैवेज वाली धारणा को तोड़ता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कुछ सावधानियां, कॉशंस भी बरतनी जरूरी हैं। कैसी सावधानियां? एक तो ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म, भौगोलिक नियतिवाद से बचना है। मतलब ये नहीं मान लेना कि भूगोल ही सब कुछ तय करता है। लूशियन फेब्रर, जो एनाल स्कूल के संस्थापकों में से थे, उन्होंने इस खतरे के प्रति आगाह किया था। और दूसरा, ह्यूमन एजेंसी, मानवीय कर्तापन पर जरूरत से ज्यादा जोर भी नहीं देना है। ऐसा भी नहीं है कि इंसान पर्यावरण से पूरी तरह आजाद है। रिश्ता रेसिप्रोकल है, पारस्परिक है। जैसा डेविड आर्नोल्ड और रामचंद्र गुहा ने कहा है, ये दो तरफा रास्ता है। सही बात है, संतुलन जरूरी है। हाँ, और हमें वाइडर सोर्सेज, व्यापक स्रोत इस्तेमाल करने होंगे। सिर्फ सरकारी दस्तावेज या एलीट ग्रंथ नहीं, फोक सॉन्ग्स, लोकगीत, लेजेंड्स, किंवदंतियां, मौखिक परंपराएं, इनमें भी पर्यावरण से जुड़े ज्ञान और अनुभव छुपे हो सकते हैं। और कल्चर और नेचर को नए तरीकों से देखना होगा। ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि आपस में गुथी हुई हैं। एकदम सही। तो ये था साहित्य का एक मोटा-मोटा सर्वेक्षण। सेक्शन 3.2 समरी पर आते हैं। हाँ, इतना सब सुनने के बाद एक छोटा सा रिकैप तो बनता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि एनवायरमेंटल हिस्ट्री राइटिंग, पर्यावरणीय इतिहास लेखन भारत में कैसे विकसित हुआ है। ये एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। सभी लेखनों को समेटना तो असंभव है, लेकिन हमने मुख्य ट्रेंड्स, रुझानों, मेथोडोलॉजीज, कार्यप्रणालियों और जो बदलाव आए हैं उन्हें समझने की कोशिश की। हाँ, कॉलोनियल फोकस से शुरू होकर प्री कॉलोनियल कॉम्प्लेक्सिटीज और रीजनल वेरिएशंस तक। सही। और अब एंथ्रोपोलॉजिकल, मानवशास्त्रीय और फील्ड स्टडी बेस्ड वर्क्स भी बढ़ रहे हैं, जो जमीनी हकीकत को सामने लाते हैं। की मैसेज क्या है इसमें? मेरे ख्याल से मुख्य संदेश ये है कि हमें साक्ष्यों को बहुत बारीकी से और आलोचनात्मक दृष्टि से देखना होगा, और हमें अपने अतीत के नॉन ह्यूमन कंपोनेंट्स, गैर मानवीय घटकों यानी पेड़, पौधे, जानवर, नदियां, पहाड़, इनको भी इतिहास में जगह देनी होगी, उन्हें खोजना होगा। बिल्कुल। अब आते हैं सेक्शन 3.3 एक्सरसाइजेज, अभ्यास पर। श्रोताओं के सोचने के लिए कुछ। हाँ, यहाँ 2 सवाल दिए जा सकते हैं जिन पर श्रोता विचार कर सकते हैं। बताइए। पहला, कॉलोनियल पीरियड, औपनिवेशिक काल के पर्यावरणीय इतिहास लेखन की प्रकृति, नेचर क्या थी, मतलब उसकी मुख्य विशेषताएं, तर्क, सीमाएं क्या थी। ठीक है। और दूसरा? दूसरा, प्री कॉलोनियल पीरियड, पूर्व औपनिवेशिक काल पर केंद्रित साहित्य की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, वहां किन स्रोतों का इस्तेमाल हुआ, किन विषयों पर जोर रहा। बढ़िया। इन पर सोचने से विषय की समझ और पक्की होगी। और अगर कोई और पढ़ना चाहे तो? सेक्शन 3.4 सजेस्टेड रीडिंग, सुझाई गई पाठ्य सामग्री। हाँ, फॉर दोज इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग फर्दर, जो और गहराई में जाना चाहते हैं, हमारे सोर्स मटेरियल, स्रोत सामग्री में एक विस्तृत सजेस्टेड रीडिंग, सुझाई गई पाठ्य सामग्री की लिस्ट सूची दी गई है। उसमें प्रमुख किताबों और लेखों का जिक्र है। डू चेक इट आउट। जरूर। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के की टेकअवेज, मुख्य निष्कर्ष क्या हैं, उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर। पहला पॉइंट क्या होगा? पहला, एनवायरमेंटल हिस्ट्री, पर्यावरणीय इतिहास एक अपेक्षाकृत नया लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एकेडमिक क्षेत्र है, जो समाज और प्रकृति के संपर्क, सोसाइटी नेचर इंटरैक्शन का अध्ययन करता है। दूसरा, भारत में शुरुआती लेखन काफी हद तक कॉलोनियल इम्पैक्ट पर केंद्रित रहा, खासकर वनों, फॉरेस्ट और संसाधनों के शोषण, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन पर। तीसरा, रामचंद्र गुहा और माधव गाडगिल का काम दिस फिशर्ड लैंड बहुत प्रभावशाली रहा। उन्होंने प्री कॉलोनियल हार्मनी, पूर्व औपनिवेशिक सामंजस्य बनाम कॉलोनियल डिसरप्शन, औपनिवेशिक बाधा का तर्क दिया, हालांकि इसे कुछ हद तक क्रोमैटिसाइज भी माना गया है। चौथा पॉइंट, बाद के अध्ययनों ने इस तस्वीर को और जटिल बनाया। उन्होंने कॉलोनियल पॉलिसीज या औपनिवेशिक नीतियों में आंतरिक मतभेदों, प्री कॉलोनियल पीरियड या पूर्व औपनिवेशिक काल की जटिलताओं, क्षेत्रीय विविधताओं, रीजनल वेरिएशंस और हाशिए के समूहों की भूमिका पर प्रकाश डाला है। इसमें सुमित गुहा, अजय स्कारिया, के शिवरामकृष्णन, रवि राजन जैसे विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है।
5वां, मेथोडोलॉजी, कार्यप्रणाली सिर्फ घटनाओं या इवेंट से हटकर प्रक्रियाओं या प्रोसेसेस की ओर बढ़ी है और आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक, एंथ्रोपोलॉजिकल या मानवशास्त्रीय और लोक स्रोतों या फोक सोर्सेस का उपयोग भी बढ़ा है। 6ठा, ह्यूमन एनिमल हिस्ट्री, मानव पशु इतिहास और वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन जैसे नए विषय भी उभरे हैं, हालांकि इन पर अभी और काम की गुंजाइश है। 7वां, एनल स्कूल का प्रभाव भी भारतीय इतिहासकारों, इंडियन हिस्टोरियंस पर दिखा है, जैसे चेतन सिंह के काम में। और आखिरी 8वां पॉइंट, जटिल और दो तरफा होता है। फ्यू, दैट वाज क्वाइट एन एक्सप्लोरेशन। वाकई काफी विस्तार से हमने इस यूनिट को समझा। उम्मीद है श्रोताओं को भारत के पर्यावरणीय इतिहास लेखन की गहराइयों का, उसकी जटिलताओं का अंदाजा लगा होगा। हाँ, और ये सिर्फ एक एकेडमिक चर्चा नहीं है, ये हमें आज अपने पर्यावरण के साथ अपने रिश्ते को, अपनी चुनौतियों को समझने में भी मदद करती है। बिल्कुल। यूपीएससी की तैयारी के लिए यह समझ कितनी क्रूशल, कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा। ये एस्पिरेंट्स को मुद्दों को सतही तौर पर देखने के बजाय उन्हें एनालाइज करने में मदद करती है, अलग-अलग दृष्टिकोण समझने और नुआंस्ड आर्ग्यूमेंट्स बनाने में मदद करती है। देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये सब विषय आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। सही कहा। इस सत्र को शायद एक बार फिर से सुनने की जरूरत पड़ेगी, नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा करने से समझ और मजबूत होगी, कॉन्सेप्ट्स ज्यादा साफ होंगे। तो श्रोताओं से यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा ये प्रयास, ये विस्तृत चर्चा पसंद आई, तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी, सुन लो यूपीएससी को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, और इस सत्र को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको इस चर्चा में सबसे इंटरेस्टिंग, दिलचस्प क्या लगा, या कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। Your support helps us continue creating valuable content. आपका समर्थन हमें ऐसा उपयोगी कंटेंट लगातार बनाते रहने में मदद करता है। हाँ, और आप चाहें तो सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना समर्थन हमें दिखा सकते हैं। इससे हमें इस चैनल को लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल, टिकाऊ बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो बस कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सीखते रहें, समझते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय। थैंक यू।